देखो बॉलीवुड की जब शुरुआत हुई थी एंड उस वक्त जिस तरह की मूवीज़ देखने को मिला करती थी, खास करके पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो वहाँ पर जो मोस्टली मूवीज़ हुआ करती थी वो हुआ करती थी रोमांटिक मूवीज़, जहाँ पर फिल्म के जो लीड कैरेक्टर्स होते थे, मेल लीड एंड फीमेल लीड, उनके बीच की जो केमिस्ट्री होती थी, उनके बीच का जो कनेक्शन होता था वो प्योरली रोमांटिक वाले होते थे। लेकिन फिर आगे चल के एक ऐसा दौर आया जहाँ पर ऑडियंस कुछ और नया चाहती थी एंड उसी दौर में हमें देखने को मिला एंग्री यंग मैन वाला एवोल्यूशन, जहाँ पर खास करके अमिताभ बच्चन सबसे ज़्यादा चमके। लेकिन ये जो दौर था ये भी एक टाइम के बाद थोड़ा कम होने लगा। लेकिन अगर आप गौर करोगे तो पोस्ट इंडिपेंडेंस लेके आज के वक्त तक बॉलीवुड जो मोस्टली मूवीज बनाता है उनमें जो मेजर कैटेगरी होती है वो होती है रोमांटिक कॉमेडीज की। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि रोमांटिक वाले जॉनर को कभी मरने नहीं दिया गया, उन्हें रीपैकेजिंग करके नए नए तरीकों से वापस रीइंट्रोड्यूस करवाया गया है। एंड इसलिए हम आज के वक्त पे भी देखें तो हमें बॉलीवुड की तरफ से जो मोस्टली मूवीज देखने को मिला करती है वो होती है इधर एक्शन मूवीज या फिर रोमांटिक कॉमेडीज। हाँ भले अभी हॉरर कॉमेडीज का भी एक दौर चला हुआ है तो उस चीज को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन रोमांटिक एंड एक्शन फिल्म्स, दीज टू जॉनर्स हैव बीन कंसिस्टेंट सिंस लाइक एटर्निटी। लेकिन इन्हीं सब के बीच मतलब रोमांटिक से एंग्री यंग मैन और फिर एंग्री यंग मैन से अगेंस्ट रोमांटिक के बीच एक ऐसा दौर था या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे डायरेक्टर्स थे जिन्होंने कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जो कि ना ही प्योरली इवल की कैटेगरी में आज के तौर पे कंसिडर किए जाते हैं एंड ना ही प्योरली ऐसे कैरेक्टर्स माने जाते हैं जिन्हें हम लुकअप कर सकते हैं एंड जिसे हम बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं टॉक्सिक मेल कैरेक्टर्स। वेल अगर इस चीज़ के बारे में बात किया जाए तो ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले हैं बॉलीवुड की तरफ से जिन्हें आज के वक्त पे भी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा याद करती है। मतलब अगर ऐसी किसी फिल्मों का नाम मेंशन किया जाता है जहाँ पर जो कैरेक्टर्स हुआ करते थे वो टोटली ऑब्सेस्ड थे अपने फीमेल लीड से या फिर साइको वाली ट्रेड्स को फॉलो किया करते थे, तो उन्हें हम बेहतरीन तरीके से टॉक्सिक मेल कैरेक्टर्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। एंड अगर मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, मतलब मैंने जहाँ से बॉलीवुड सिनेमा को कंज्यूम करना शुरू किया था, मतलब खास करके 90s की फिल्मों से, तो उस दौर में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था डर, जिसने इस टॉक्सिक मेल कैरेक्टर की जो एक ट्रेट होती है साइको वाली उसे बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया था। लेकिन वो फिल्म बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम भी नहीं जाती है। मतलब उस फिल्म में ऐसा नहीं था कि फिल्म का जो कैरेक्टर है जिसे हम टॉक्सिक मेल कैरेक्टर के तौर पर डिस्क्राइब कर रहे हैं या फिर साइको कैरेक्टर के तौर पर डिस्क्राइब कर रहे हैं राहुल, उसे इस तरह की एंडिंग नहीं दी गई थी जिसे देखने के बाद हमें लगता है कि नहीं ये ऐसी एंडिंग को डिजर्व नहीं करता है। ही वॉज सपोज टू हैव अ गुड एंडिंग, बिल्कुल भी नहीं। उस फिल्म में शाहरुख खान के कैरेक्टर को देख के थ्रू आउट द फिल्म ऐसी फीलिंग नहीं आती है कि उसके एंड में, मतलब फिल्म के एंड में शाहरुख खान के कैरेक्टर के साथ कुछ अच्छा होना चाहिए था, मतलब राहुल को किरण मिल जानी चाहिए थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन इसके बाद एक और फिल्म आई शाहरुख खान की जिसका नाम था अंजाम, जहाँ पर फिर से शाहरुख खान ने उसी पर्टिकुलर ट्रेड को फॉलो करने की कोशिश की जिसने उन्हें प्रीवियस फिल्मों में सक्सेसफुल बनाया था, लाइक SRK इन डर एंड देन SRK इन बाजीगर। लेकिन इस बार दिक्कत ये हो गई कि शाहरुख खान का जो कैरेक्टर था अंजाम में जिसका नाम था विजय अग्निहोत्री, वो प्योरली ईवल कैरेक्टर था। मतलब उस कैरेक्टर में एक भी ऐसा सिंगल ट्रेट नहीं था जिसे देखने के बाद, मतलब फिल्म को विटनेस करने के बाद आप ये बोल सको कि नहीं मैंने कहा था कि इस फिल्म के एंडिंग में शाहरुख खान का कैरेक्टर विजय अग्निहोत्री मर जाए, बिल्कुल भी नहीं। शाहरुख खान का कैरेक्टर वॉज प्योर ईवल इन दैट फिल्म। यहाँ तक कि इवन डिस्पाइट बीइंग अ ह्यूज SRK फैन, मैं उस फिल्म के एंडिंग से बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि अगर उस फिल्म के एंडिंग में शाहरुख खान के कैरेक्टर को एक अच्छा खासा एंड दे दिया जाता, मतलब एक सेटिस्फाइंग एंड दे दिया जाता, तो वो उस फिल्म की कहानी पर एक भद्दा मजाक हो जाता। लेकिन यहाँ तक अगर हम देखें तो शाहरुख खान इन डर एज वेल एज शाहरुख खान इन अंजाम, इन दो कैरेक्टर्स के बीच अगर कोई कैरेक्टर ऐसा है जो थोड़ा बहुत भी लाइकेबल है तो वो है राहुल फ्रॉम डर। पर फिर भी इतना भी नहीं कि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग उस कैरेक्टर को आइडियलाइज करने लगे, जो कि आगे चल के हुआ भी है, बट शाहरुख खान के कैरेक्टर के साथ नहीं। मैं बताता हूँ किसके साथ, उसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो साल 2001 में एक फिल्म आई थी जिसमें हमें आर माधवन देखने को मिले थे एंड उस फिल्म का नाम था रहना है तेरे दिल में। इवन दो इट वाज अ रीमेक फिल्म एंड बॉक्स ऑफिस पे भले वो फिल्म बहुत ज़्यादा नहीं चली थी, लेकिन वक्त के बीतने के साथ उस फिल्म की एक सर्टेन नंबर ऑफ कल्ट फॉलोइंग बन गई जो आज तक एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर आप उस फिल्म को आज के टाइम पे देखने जाओगे अपने सेंसिबल माइंड के साथ, तो आप डेफिनेटली कह सकते हो कि उस फिल्म में अगर कोई लाइकेबल कैरेक्टर था तो वो था केवल और केवल सैफ अली खान का कैरेक्टर, क्योंकि उस फिल्म में आर माधवन का कैरेक्टर मैडी वो सारी गलत चीज़ें करता है जो कि एक टॉक्सिक मेल कैरेक्टर को डिस्क्राइब करती है। लेकिन उसके बावजूद भी फिल्म में उस कैरेक्टर को इस तरीके से प्रेजेंट किया कि वो एक आइडियल मैन लगे, इवन दो ये साफ साफ पता चल रहा था कि मैडी इज अ ह्यूज रेड फ्लैग। एंड अगर फिल्म की फीमेल लीड जो कि थी रीना, जिसे प्ले किया था दिया मिर्जा ने, अगर उस कैरेक्टर के पास थोड़ा बहुत भी दिमाग होता, जिस तरीके से उस कैरेक्टर को स्टार्टिंग से स्टैब्लिश किया गया था इस फिल्म में, तो वो बिल्कुल भी मैडी के कैरेक्टर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। भले मैं जानता हूँ कि मैडी ने उसे गैसलाइट किया, मैडी ने उसे मैनिपुलेट किया, ये किया वो किया, लेकिन एट द एंड उसे पता चल गया था कि मैडी कौन है। एंड जब रीना को पता चल गया था कि मैडी एक्चुअल में राजीव नहीं है, तब उसके बाद रीना के पास पूरी तरीके से छूट थी कि वो एक सर्टिफाइड रेड फ्लैग मैनिपुलेटर को छोड़कर एक्चुअल ग्रीन फ्लैग राजीव के साथ जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी उसने क्या चुना एट द एंड, मैडी को, जो और कुछ नहीं इस फिल्म की टॉक्सिक मेल कैरेक्टर को एक अच्छी एंडिंग देने के लिए ही लिखा गया था।
बट फिल्म में अच्छे गाने होने के चलते, फिल्म के दोनों लीड एक्टर एंड एक्टर्स के बीच में केमिस्ट्री होने के चलते ये फिल्म आफ्टर सम टाइम ऑडियंस को पसंद आने लगी एंड धीरे धीरे करके इस फिल्म की भी एक कल्ट फॉलोइंग होगी। लेकिन इसके बाद मतलब साल 2001 के बाद एक और फिल्म आई स्टारिंग सलमान खान, जिसने इस ट्रेड को और भी बहुत ही ज्यादा बखूबी से निभाया एंड जिसका नाम था तेरे नाम। एंड इवन दो दिस फिल्म वाज आल्सो अ रीमेक, लेकिन इसे बॉलीवुड में भी काफी ज्यादा पसंद किया गया। वो भी इतना ज्यादा कि री रिलीज के बाद भी इस फिल्म का क्रेज देखने को मिल रहा था थिएटर में। अब देखो, मैंने तो कभी तेरे नाम को कभी भी टीवी पे नहीं देखा था या फिर किसी भी वे में कंज्यूम नहीं किया था, तो तेरे नाम मेरे लिए एक फ्रेश फिल्म की तरह था। और हाँ, मैं मानता हूँ कि सलमान खान ने इस फिल्म में अच्छी एक्टिंग की है, इस फिल्म के सारे गाने अच्छे हैं एंड अगेन फिल्म की जो लीड एक्टर एंड लीड एक्टर्स है उनके बीच की केमिस्ट्री भी अच्छी लगती है। लेकिन मेरे हिसाब से इस फिल्म का जो सबसे अच्छा सेविंग पॉइंट था वो था इस फिल्म का एंडिंग। क्योंकि अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सलमान खान की जो पर्सनालिटी है इस फिल्म में, वो जिस तरीके से अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हैं, उसके बाद फिल्म के गाने, फिल्म की लीड एक्ट्रेस, अगर इन सारी चीज़ को हटा दिया जाए एंड केवल फिल्म की कहानी की तरफ नजर डाला जाए एंडिंग को हटा के, तो फिल्म की कहानी में ऐसा कुछ नहीं था जो हमें इस फिल्म के साथ पूरी तरीके से पिरो के रखती, मतलब घोल के रखती। लेकिन फिर जब फिल्म का एंडिंग आया एंड जहां पर हमें एक सच में अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट देखने को मिला, उसने इस फिल्म की पूरी मीनिंग को चेंज करके रख दिया। एंड मैं ये भी कह सकता हूँ कि तेरे नाम उन फिल्मों में से एक है जिसकी एंडिंग ने इस फिल्म को एक कल्ट फिल्म बना दिया। लेकिन फिर हम इससे आगे बढ़े तो हमें वापस से शाहरुख खान की एक और फिल्म में उनके इस टॉक्सिक कैरेक्टर के ट्रेट देखने को मिलते हैं एंड वो फिल्म थी कभी अलविदा ना कहना, जो कि प्योरली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे बेस्ड थी। और तो और यहाँ पर भी हमें वही देखने को मिला, एक हैप्पी एंडिंग। वेल, कभी अलविदा ना कहना मेरे लिए उन कुछ फिल्मों में से एक है जिनके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाना चाहूंगा। बट अगर ऊपर कहना चाहूँ तो मैं बस यही कहूंगा कि आफ्टर विजय अग्निहोत्री इन अंजाम, शाहरुख खान ने इस फिल्म में एक ऐसे कैरेक्टर को प्ले किया है जो कि अगेन नॉट लाइकेबल है एंड अगेन जिस कैरेक्टर की एंडिंग एक सेटिस्फाइंग नोट पे नहीं जाके रुकती है, मतलब फॉर दी ऑडियंस। बट यहाँ तक भी अगर देखा जाए तो मामला समझ में आता है। लेकिन इसके बाद एक ऐसी फिल्म आई जिसने टॉक्सिक मेल कैरेक्टर्स की डेफिनेशन को रीडिफाइन करके रख दिया एंड मैं बात कर रहा हूँ और किसी फिल्म की नहीं बल्कि संदीप रेड्डी वांगा की कबीर सिंह की, विच वॉज ऑल्सो आ रीमेक, लेकिन उन्हीं की फिल्म की एक रीमेक थी। वेल, कबीर सिंह का सक्सेस अनप्रेसिडेंटेड था, लेकिन इस बात की खुशी थी कि शाहिद कपूर जिस ब्लॉकबस्टर फिल्म की तलाश कर रहे थे वो कबीर सिंह पे आके रुकी। लेकिन कबीर सिंह के सक्सेस के साथ एक बहुत बड़ा बर्डन भी आया और वो बर्डन था कि क्या शाहिद कपूर अब ऐसे कैरेक्टर्स को प्ले करेंगे कि जो प्योरली टॉक्सिक होते हैं। जहाँ पर एक टाइम पे शाहिद कपूर चॉकलेटी बॉय एरा को डिफाइन करने के लिए आए थे, मतलब उनकी फिल्में उसी तरीके की होती थी जहाँ पर उनके कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा नुआंस्ड, बहुत ही ज़्यादा लाइकेबल होते थे। बट कबीर सिंह वॉज टोटली अपोजिट, जहाँ पर कई सारे लोगों को ये फिल्म पसंद आई, लेकिन कई सारी फिल्मों को इस फिल्म में ऐसी कई सारी दिक्कतें दिखी जिसे लेकर वो आज तक डिबेट करते हैं। क्या कबीर का कैरेक्टर मॉरली करेक्ट था, क्या कबीर के कैरेक्टर को एक आइडल कैरेक्टर मानना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी की सारी बातें इस कैरेक्टर के अराउंड होते रहती थी। मतलब जिस तरीके से कबीर प्रीति को ट्रीट करता है, उसके माँ बाप के साथ बिहेव करता है, हद से ज़्यादा पॉजिटिव है, हद से ज़्यादा एग्रेसिव है, लेकिन एट द एंड में उस कैरेक्टर को भी एक अच्छी एंडिंग दे देना एंड इस तरीके से इस कैरेक्टर के किसी भी रॉन्ग डूइंग्स को आगे चल के उसके कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं दिखाना, बल्कि एंडिंग में एक सीन दिखा देना जहाँ पर ही इज लिविंग हिज लाइफ वेरी वेल विद प्रीति एंड देयर सन। वो सच में बहुत सारे क्वेश्चंस को राइज करता है। बट यहाँ तक भी अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें समझ में आ रही है। लेकिन इसके बाद फिर से संदीप रेड्डी वांगा ही की फिल्म आई एनिमल, जिसने इस डिबेट पे, मतलब टॉक्सिक मेल कैरेक्टर्स वाले डिबेट पे ऐसी पेट्रोल छिड़की कि 2 साल से भी ज़्यादा होने के बाद भी आज के टाइम पे भी कोई ना कोई निकल कर इस फिल्म के बारे में कुछ ना कुछ कह ही देता है, जहाँ पर मोस्टली इस फिल्म की बेइज्जती की जाती। मतलब इस फिल्म का जो लीड कैरेक्टर था रणविजय, उसके बारे में सर्टेन डिबेट्स होते हैं। क्या ऐसे कैरेक्टर को ह्यूमनाइज करके दिखाना चाहिए था? क्या ऐसे कैरेक्टर को ऐसे सीन देने चाहिए थे जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा वर्नरेबल था, जहाँ पर उसके इमोशंस दिख रहे थे, जिससे ऑडियंस उस कैरेक्टर से कनेक्ट हो पा रही थी? एंड अगर कबीर सिंह वॉज नॉट अ लाइकेबल कैरेक्टर तो रणविजय उस लाइक वर्ड के आसपास भी नहीं आता है जिस तरीके से उसके कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया गया था। ऐसे कई सारे स्टेटमेंट्स हमें सुनने को मिलते हैं। बट यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कम से कम कि संदीप रेड्डी वांगा रोट एन एंडिंग जो उसके कैरेक्टर को उसके रॉन्ग डूइंग्स पे एज ए कंसिक्वेंसेस के तौर पे मिला था। जैसे सबसे पहले उसने चीट किया, उसकी वाइफ से छोड़ के जा रही है, उसने इतने सारे खून किए जस्ट टू सेव हिज फादर, बट हिज फादर इज ऑल्सो डाइंग। ही जस्ट वांटेड टू बी अ गुड सन अकॉर्डिंग टू हिम, बट अब उसका बेटा भी उससे दूर जा रहा है। ये चीज़ कम से कम इस बात को हमारे दिमाग में पुट कर देते हैं कि हाँ, रणवीर का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था, बहुत ही ज़्यादा प्योरली ईवल भी था, मान सकते हैं। लेकिन फिल्म के क्लाइमेक्स में उसे जिस तरीके का एंड दिया गया, इवन तो हमें पता है कि इसका का पार्ट 2 भी आएगा, बट फॉर नाउ एनिमल पार्ट 1 में जिस तरीके की एंडिंग इस कैरेक्टर को दी गई वो इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से बताता है। इवन दो यू वांट टू डू समथिंग गुड, लेकिन उस रास्ते पे आप बहुत सारे गलत चीज़ों को करते हुए जाओगे तो एंड में आपको उसका रिजल्ट भी उसी तरीके का देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर हमें वही देखने को मिला। और इसलिए अगर एट दी एंड देखा जाए तो राहुल फ्रॉम डर, देन विजय अग्निहोत्री फ्रॉम अंजाम, उसके बाद मैडी फ्रॉम रहना तेरे दिल में, राधे फ्रॉम तेरे नाम, और उसके बाद देव फ्रॉम कभी अलविदा ना कहना, फिर कबीर फ्रॉम कबीर सिंह, एंड फाइनली
रणविजय फ्रॉम एनिमल। हमने इस तरीके का एवोल्यूशन देखा इन टॉक्सिक मेल कैरेक्टर्स की कैटेगरी में। एंड मुझे जो भी लगता था इन सारे कैरेक्टर्स को लेके एंड जिस तरीके से ये एवोल्यूशन हुआ उसके बारे में, वो सारी चीज़ें मैंने कम से कम यहाँ पर इस वीडियो में बता दी है। या फिर मेरे जो भी थॉट्स थे या फिर पब्लिक का जो भी ओपिनियन बना था इन सारी फिल्मों के अराउंड या फिर इन सारे कैरेक्टर्स के अराउंड, उसके बारे में भी मैंने हल्की बातें की हैं। बट फिर भी चलो, ये जो भी बातें मैंने यहाँ पे रखी है वो तो फिर से मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है तो डेफिनेटली से आप अपने व्यूज़ को कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बता सकते हो। मैं देखना चाहता हूँ कि आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।